मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रयास, यानी इफोर्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जो अनेक समाजशास्त्रियों, भौगोलिक शास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों ने इस प्रकार से बताया है। क्योंकि प्रकृति में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियां असंतुलन के लिए उत्तरदायी हैं और उनके संरक्षण के लिए भी अनेक प्रयास किया जाना अति आवश्यक है, जिसके कारण हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रख सकते हैं। असंतुलन अथवा प्रदूषण का अर्थ उपयोग के अयोग्य होना है। जो तत्व किसी वस्तु को दूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जैसे गंगा जल शुद्ध होता है, लेकिन यदि उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषण, कूड़ा कचरा, गंदा पानी यदि मिल जाता है तो गंगा जल भी दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से पर्यावरण में भी अनेक प्रदूषण ऐसे विद्यमान हैं जो उसके विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो प्रभावित होता है। अतः पर्यावरण प्रदूषण या परिस्थिति को यानी संतुलन के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन या पर्यावरण संतुलन बना रह सके। उसका फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी अर्थनीति की व्यूहरचना से है। अतः हमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को उन्नति के साथ साथ पर्यावरण के आधार पर नियोजित करना चाहिए। परिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रयास। परिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रयास का फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी अर्थनीति की व्यूहरचना से है। अतः हमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को उन्नति के साथ साथ पर्यावरण के आधार पर नियोजित करना अति आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक वृद्धि भौतिक उत्पादन, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि तक ही सीमित है, जबकि आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की समाज संसाधनों की क्षतिपूर्ति की सोच आदि अनेक घरेलू उपाय सम्मिलित हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है संतुलित दोहन की नीति अपनाई जानी चाहिए, अर्थात हमें अपने ही प्रयासों एवं तरीकों से पर्यावरण की समस्या को हल करना अति आवश्यक है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है लगभग 1 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। इससे भी पर्यावरण का संकट और गहराता जा रहा है। अधिक व्यक्ति, अधिक उत्पादन, अधिक मशीनें, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक प्रभाव, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जो परिस्थिति में असंतुलन पैदा करते हैं। अतः इन पर भी रोक लगाना एक अति आवश्यक है। नंबर तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे देश की जनसंख्या करीब 125 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जिसके कारण देश में लोगों को न पर्याप्त भोजन मिल रहा है और न ही शुद्ध पानी उपलब्ध है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और रोक लगाने से हम पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। और जनसंख्या शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भी हम जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्ति, अधिक उत्पादन, अधिक मशीनें, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक प्रभाव, ये सारे ऐसे घटक हैं जिनसे कि पर्यावरण असंतुलन होता है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, जिससे पारिस्थितिक संतुलन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखा जाए। प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए एवं कम सिंचाई या बिना सिंचाई वाली फसलों एवं वृक्षों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन के लिए बड़े बड़े वाहनों के स्थान पर लघु सिंचाई परियोजनाएं, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद, विदेशी प्रौद्योगिकी के स्थान पर स्वदेशी ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी लाभप्रद हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध, यानी प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
जलाऊ लकड़ी का कम उपयोग किया जाए। मुक्त शौचालय के स्थान पर सुलभ शौचालय का प्रयोग पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो सकता है। विकेंद्रित ऊर्जा नीति, जिसमें मानव शक्ति, पशु शक्ति, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति एवं समुद्र से ऊर्जा प्रमुख हैं, उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिससे कि परिस्थिति की संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका काम आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। आज हर घर, हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल वाहन होने के कारण उनसे अधिक प्रदूषण होता है, उनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाए, जिससे कि कम वाहन होंगे तो उससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। वनों का विकास, अनुसंधान व वन सप्ताह वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण प्रदूषण संतुलन हो सकता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियों रोकने में भी सहायता मिल सकती है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। जब मानसून की शुरुआत होती है तो उस समय अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण की शुद्धि हो सके और शुद्ध वायु उससे प्राप्त हो सकती है। वायु शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण के उपाय हैं, उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि वायु शुद्धिकरण तभी हो सकती है जब अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे और वनों का हम विकास करेंगे, तभी जाके वायु यानी शुद्धिकरण हो सकता है और शुद्ध वायु मिल सकती है। जल शुद्धिकरण के लिए समय समय पर यानी नदियों में जाने वाले प्रदूषित जल को रोकना चाहिए एवं फैक्ट्रियों पर कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वो फैक्ट्रियों से केमिकल द्वारा यानी सड़ा हुआ गंदा पानी नदियों में जाने से रोका जा सके, जिससे कि जल की शुद्धता बनी रह सके। भूमि कटाव रोकने के लिए भूमि की क्षति आदि को रोकने का भी प्रयास किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण के लिए जन चेतना संबंधी शिक्षा देना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होंगे तो उसके प्रति जन जागरूकता से पर्यावरण को अपने आप ही स्वच्छ रख सकते हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा दर 65.38% है, जो अति न्यून मानी जा सकती है। अशिक्षा के अभाव में पर्यावरण चेतना विकसित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः अधिकांश लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, जिससे पर्यावरण की शुद्धता के प्रति जन चेतना विकसित की जा सके। ध्वनि प्रदूषण उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगे और जो सामान्य से ऊंची आवाज़ में हमारे कानों में टकराए वह शोर है, और शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। यातायात के साधन, औद्योगिकरण, लाउड स्पीकर आदि से निकली तीव्र ध्वनि के अनेक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे बहरापन हो जाता है, तेज ध्वनि से बहरापन हो जाता है, दुर्घटना में वृद्धि होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, मनुष्यों की योग्यता का ह्रास और गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशुओं पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इन सब प्रदूषणों के कारण न केवल मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है, बल्कि परिस्थितिकी असंतुलन की भी व्याप्त हो गया है। अनियंत्रित शोषण से प्रकृति और पर्यावरण में समरसता समाप्त होती जा रही है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण से सभी स्तरों पर की गई छेड़छाड़ से बाढ़, भूकंप, जलवायु में वृद्धि, अम्लीय ओजोन परत छिद्र, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, प्रदूषित जल आदि अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जिससे कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना एक बहुत कठिन काम हो गया है। अतः इन सब के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है और अधिक से अधिक मात्रा में मूल्यों का प्रतिपादन कर पारिस्थितिक संतुलन के लिए जन चेतना जागरूक करके यानी पर्यावरण का संरक्षण एवं उसको संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में सामाजिक परिस्थिति का क्षेत्र एवं उसकी प्रमुख अवधारणा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।